जेल से पहले सर्कस में स्ट्रॉन्ग मैन थे वह। जंजीरों में बंधे होने की वजह से स्थिर ताकत श्रृंखला का उपयोग किया था उन्होंने। वह जेल में बंधे होने की वजह से उनकी जो बेड़ियां थी, उन्होंने बेड़ियों से ही ऐसा अभ्यास बना लिया था कि वह उन्हीं बेड़ियों की सहायता से स्थिर वस्तु पर बल लगाने जैसा अभ्यास कर लेते थे, जिस वजह से उनकी टेंडेंस स्ट्रॉन्ग बन गई थी, जिस वजह से उनकी मांसपेशियां भी शक्तिशाली बन गई थी। अलेक्जेंडर जास ने जब अपने सिस्टम को पूरी दुनिया को बताया था, तो फिर वहाँ पर जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने भी अलेक्जेंडर जास के व्यायाम को करा था और वह उसमें बहुत ही पारंगत हो गए थे। और इतने पारंगत हो गए थे कि उन्होंने जिन बेड़ियों से व्यायाम करा था, वह बेड़ियां टूट गई थी। फिर उन्होंने अलेक्जेंडर जास को पुनः ऐसा पत्र लिखकर भेजा था कि हमको इससे भी मोटी सलाखें लाकर दी जाएं, जिससे हम अपने व्यायाम को कर सके, क्योंकि उनके स्टूडेंट इतने शक्तिशाली बन गए थे कि वह साधारण जो श्रृंखला वाली जो बेड़ियां होती थी, जो चेन होती थी, उसको तोड़ देते थे। इसीलिए उन्होंने जाद से ऐसी रिक्वेस्ट करी थी कि हमको और भी मोटी बेड़ियां दी जाएं। 1920 और 1930 के दशक के दौरान चेन आइसोमेट्रिक का उनका पाठ्यक्रम यूरोप में प्रसिद्ध हुआ था। अलेक्जेंडर जास ने 1920 और 1930 के दशक में ही अपने इस सिस्टम को बताया था और अलेक्जेंडर जास इतने शक्तिशाली थे कि उनके रिकॉर्ड को उस समय तक कोई भी नहीं तोड़ पाया था। यह असली पावर होती है आइसोमेट्रिक व्यायाम की। मैक्स प्लैंक इंडस्ट्री के डॉक्टर ने जास की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की जांच करने का फैसला किया ताकि इसे दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे कुशल निर्माण विधि के रूप में स्थापित किया जा सके। वहाँ पर जो भी शक्तिशाली पुरुष होते थे, उन्होंने जो भी व्यायाम पद्धति बताई होती थी, उस व्यायाम पद्धति की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल होती थी। डॉक्टर उनका निरीक्षण करते थे और यदि निरीक्षण के दौरान वह व्यायाम पूर्ण रूप से सफल पाया जाता था, तो फिर ऐसी घोषणा कर दी जाती थी कि इस व्यायाम को करके लोग शक्तिशाली भी बन सकते हैं और अतुलित स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर जास की जो व्यायाम प्रणाली थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस व्यायाम प्रणाली को पूरी तरह से सेफ घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे माइटी एटम की। जो माइटी एटम जो स्ट्रॉन्गमैन थे, उसकी चर्चा भी इस आइसोमेट्रिक व्यायाम में करी गई है। यानी कि माइटी एटम जो है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आइसोमेट्रिक व्यायाम के महत्व को जाना और उन्होंने इस व्यायाम को अपने अभ्यास में लागू किया, जिस वजह से माइटी एटम भी काफ़ी शक्तिशाली बन गए। हमारे जितने भी भाई हैं वह कह रहे हैं कि अगली सीरीज़ माइटी एटम के ऊपर ही बनाई जाए, लेकिन मुझे ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं मिल रही है जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। पुस्तक डाउनलोड ही नहीं हो पा रही है। अब ऐसा है कि जो माइटी एटम है वह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि मैंने स्वयं उनकी वीडियो देखी है और वह सच में काफ़ी शक्तिशाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ताकत का हाइट के साथ और वेट के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। आज के टाइम पर जो लोगों ने ये मान रखा है कि जिसका शरीर बहुत बड़ा हो और जो 80, 90, 100 किलो का व्यक्ति होगा वही शक्तिशाली होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में ताकत की परिभाषा ही एकदम बदल दी गई है। व्यक्ति सोचते हैं कि मैं शक्तिशाली तब बन पाऊंगा जब मेरा वजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो या फिर उससे भी ज़्यादा। मैंने आज के टाइम पे जितने भी पावर लिफ्टर देखे हैं, वेट लिफ्टर देखे हैं, या फिर जो विदेश के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं, वो सारे बहुत ही भारी हैं, उनका वजन बहुत ही ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह सोचते हैं कि जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन है उसको करने के लिए हमारे पास वजन अधिक होना चाहिए, लेकिन ये जो बात है ये सिर्फ आज के शक्तिशाली लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। बल्कि इससे पहले जो शक्तिशाली पुरुष होते थे उनका तो वजन कम होता था, लेकिन उनकी मांसपेशियां अभ्यास के द्वारा इतनी शक्तिशाली होती थी कि वह कठिन से कठिन बल प्रदर्शन भी कर सकते थे। आज के समय में यदि कोई पावर लिफ्टिंग कर रहा है या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो फिर वह यही सोचेगा कि यदि मुझे अपनी पावर लिफ्टिंग में अपनी वेट को बढ़ाना है, अपने जो वजन है उसको बढ़ाना है, तो फिर उसको बढ़ाने से पहले मुझे अपने शरीर का वजन बढ़ाना होगा। इसलिए वह अपने शरीर का वजन बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें खाएगा, शायद सप्लीमेंट्स भी खाएगा। अब जैसे जैसे उसका वजन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी
जो पावर लिफ्टिंग में जो डेडलिफ्ट है या फिर जो स्क्वाट है या फिर जो बेंच प्रेस है, उसकी भी जो वेट है उसको बढ़ाने में लग जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ही अलग है। आज के समय के लिए वह सोचते हैं कि हम इस तरीके से शक्तिशाली बनेंगे, लेकिन पहले के समय के जो लोग थे वह व्यायाम जो ऐसा करते थे उसी से ही उनकी मांसपेशियां शक्तिशाली बन जाती थी और वजन में भी वृद्धि होती थी। तो इसी तरीके से ये जो हमारे माइटी एटॉम है, ये इतने अतुलित शक्तिशाली थे कि क्या कहा जाए। इनके बारे में तो सच में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका वजन मात्र 63 किलो था। 63 किलो वजन बहुत ही कम होता है। और इनकी जो हाइट थी 5 फुट 3 इंच, यानी कि जो मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है उससे 1 इंच कम थी माइटी एटॉम की हाइट। तो इनका वजन 63 किलो था। लेकिन 63 किलो का वजन होने के बाद भी यह वह व्यक्ति थे जो अकेला 20 व्यक्तियों के साथ लड़ गया था और उनको घायल भी कर दिया था। यह वही व्यक्ति था जो अपने हाथों के बल से जो कीलें होती थी उनको तख्तों में गाड़ दिया करता था। तो फिर अब आप देख लो कि सच में ये जो आइसोमेट्रिक व्यायाम है ये कितना शक्तिशाली हमको बना सकता है। लेकिन शक्तिशाली बनाने के लिए हमें माइंड से डिसिप्लिन होना पड़ता है। हमारे जो माइंड है इसको सेक्स की तरफ ना ले जाकर इसको अपने गोल की तरफ ले जाना पड़ता है। तो ये जो पहले के समय के जितने भी जो शक्तिशाली पुरुष थे ये अपने माइंड पर पूरा फोकस रखते थे और इस फोकस को वह अपने व्यायाम में लगाते थे, जिस वजह से उनकी मांसपेशियां काफ़ी हद तक इतनी स्ट्रांग हो जाती थी कि वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर लिया करती थी। तो वहाँ पर माइटी एटॉम जोसेफ ग्रीनस्टीन की एक कहानी आती है जो कुछ इस प्रकार से बताई गई है। 1908 में गर्मियों में भारत गए थे। जो माइटी एटॉम है वह अपने गुरु के साथ वोलैंको, उनके गुरु का नाम गुरु कह दो या उनका मित्र कह दो, वह दोनों ही थे। तो वह अपने गुरु वोलैंको के साथ 1908 में भारत आए थे। सोचो एक समय ऐसा था कि माइटी एटॉम भारत में आए थे। एक बुक है जो माइटी एटॉम के ऊपर विशेष रूप से लिखी गई है, उसी बुक का ये जो अंश है वो मैं यहाँ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आखिरकार वह और वोलैंको एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो बातचीत करने वालों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। वह उनमें से एकमात्र यूरोपीय थे। यह एक कुश्ती रिंग थी। सर्दियों में कुश्ती भारत का राष्ट्रीय खेल था और इसे कुछ औपचारिकताओं के साथ निभाया जाता था। एक ढीले मिट्टी के गड्ढे के बीच में दो विशाल भारतीय पहलवान बीच के कपड़े को छोड़कर नग्न खड़े थे। उनकी काली मूछें मुड़ी हुई थी और सिर मुड़ा हुआ था। प्रत्येक ने एक वजनदार सोने का राजदंड गदा उठाया जो उसकी चैंपियनशिप का बेज था। इस औपचारिकता का समापन हुआ। दोनों व्यक्तियों ने खुले गड्ढे में एक दूसरे का सामना किया। मैच शुरू होते ही भीड़ ने बार बार गामा नाम पुकारते हुए जयकारा लगाया। कुछ ही सेकंड में छोटे आदमी ने अपने प्रतिद्वंदी को उखाड़ फेंका और दहाड़ते हुए उसे धरती पर पटक दिया। तो ये जो कहानी है यह माइटी एटॉम की बुक का ही एक अंश है, जिसमें माइटी एटॉम जो हैं वह भारत आते हैं। वोलैंको जो हैं वह गामा के मित्र हैं। तो फिर वोलैंको अपने शिष्य माइटी एटॉम के साथ गामा से मिलने के लिए भारत आए थे। तो मैच के बाद वोलैंको, गामा और लड़का यानी कि माइटी एटॉम छाया में बैठे हुए थे। दो पहलवान बेकार की बातें करते रहे। फलों की टोकरी उपहार में दी गई थी। योसेल नाम का एक व्यक्ति था। वह आया और उसने गामा को एक फल की टोकरी उपहार स्वरूप प्रदान करी। जो योसेल नाम का व्यक्ति था उसने गामा से पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। उस समय वोलैंको भी वहाँ पर बैठे हुए थे और माइटी एटॉम भी बैठे हुए थे और द ग्रेट गामा भी बैठे हुए थे। गामा ने कहा, आपका प्रतिद्वंदी बहुत बड़ा था और फिर भी मैंने उसे एक बच्चे की तरह फेंक दिया। आप जानना चाहोगे कि मैंने इसको कैसे फेंका? योसेल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ गामा, यह वास्तव में काफ़ी सरल है, भारतीय ने अच्छे स्वभाव से कहा। आगे गामा कहते हैं, पंजाब में मैं जहाँ रहता था मेरे घर के पीछे एक बड़ा पेड़ था। हर सुबह मैं जल्दी उठता, उसके चारों ओर अपनी बेल्ट बांधता
और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता। लड़के को आश्चर्य हुआ, 20 साल के लिए क्या तुमने उस पेड़ को गिरा दिया था? नहीं छोटे बच्चे, गामा मुस्कुराया, लेकिन एक पेड़ के साथ ऐसा अभ्यास करने की वजह से आदमी को गिराना बहुत आसान है। तो इस कहानी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि जब गामा ने उस पहलवान को हरा दिया था, तो फिर उस पहलवान की तरफ से जो व्यक्ति था वह गामा के समक्ष आया। उसने फल की टोकरी गामा को दी और गामा ने बताया कि मैंने तुम्हारे उस विशाल पहलवान को किस वजह से गिराया। तो यूसेल ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने मेरे इस इतने बड़े विशाल पहलवान को किस तरह से हराया। तो गामा अपनी कहानी बताने लगे। गामा कहते हैं कि 20 साल से मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और मेरे घर के पीछे एक बहुत ही बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ पर मैं उसके जो पेड़ का जो मुख्य भाग होता है उस पर अपनी बेल्ट बांध देता था, और फिर उसके साथ मैं कुश्ती का अभ्यास करता था। ये गामा की बहुत ही सीक्रेट बात है, जहाँ पर जो गामा ने यहाँ पर बताई थी कि वह उस पेड़ के साथ कुश्ती का अभ्यास करते थे। कुश्ती का अभ्यास, मान लो कि जो पेड़ है वह एक अन्य व्यक्ति है और गामा उसके साथ अभ्यास कर रहे हैं। गामा अभ्यास इस तरीके से करते थे कि वह बार बार उस पेड़ को पकड़कर उखाड़ने का प्रयास करते होंगे और उसको पीछे गिराने का अभ्यास करते होंगे, क्योंकि कुश्ती में यही होता है कि व्यक्ति को इस तरीके से पकड़ लिया जाए और उसको पछाड़ मारकर नीचे गिरा दिया जाए। तो ऐसा ही अभ्यास गामा करते थे और वह उस पेड़ पर अपना जो जितना भी बाहुबल और जितना भी भुजबल होता था वह उसका प्रयोग करके उस पेड़ से ही कुश्ती लड़ा करते थे और उसको बार बार गिराने का अभ्यास करते थे। अब आप देख लो कि एक पेड़ है और उसके साथ आप कुश्ती कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर आप देखोगे कि मैंने उसको अपनी दोनों भुजाओं से भर लिया है और उसको मैं गिराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर जब आप ऐसा करोगे तो फिर वहाँ पर जो आपके दोनों पैर हैं वह ज़मीन में काफ़ी सख्ती से गड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको बल लगाना पड़ रहा है और हाथों से भी हमने उस पेड़ को पकड़ रखा है जिसको हम बार बार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इसी अभ्यास में वहाँ पर गामा भी आइसोमेट्रिक व्यायाम का ही अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ है वह स्थिर वस्तु है और उसको उखाड़ कर फेंक देना असंभव ही है। तो फिर जो गामा है वहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यायाम ही कर रहे हैं। वह बार बार उस पेड़ को बल लगाकर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और खींचने का प्रयास कर रहे हैं का मतलब की है कि वह वहाँ पर स्थिर बल लगा रहे हैं, और स्थिर बल लगाने की वजह से ही उनकी जो अभ्यास की क्षमता है वह इतनी बढ़ गई थी कि वह अपने से बड़े पहलवान को भी बड़ी ही आसानी से उखाड़ कर फेंक कर ज़मीन पर डाल दिया करते थे। तो यही अभ्यास था जिसको गामा किया करते थे। यह एक उनका सीक्रेट अभ्यास था। शायद आज से पहले आपको भी ना पता हो कि गामा 20 साल से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। कहाँ वह व्यक्ति उस विशाल पेड़ को गिराने का अभ्यास कर रहा है, और यदि उसी के सामने पहलवानी में, कुश्ती में कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए तो फिर वह उसको कितनी सरलता से नीचे पछाड़ देगा। तो शायद एक वजह यह भी रही होगी कि गामा ने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन किसी में भी वह नहीं हारे, क्योंकि उनके अभ्यास में ही सच में ताकत थी। वह अभ्यास ही ऐसा कर रहे थे कि वह एक पेड़ को गिराने का प्रयास कर रहे थे। रोज़ सुबह वो उससे कुश्ती लड़ा करते थे, और कुश्ती लड़ने की वजह से ही वहाँ पर उन्होंने आइसोमेट्रिक व्यायाम करा, और उसी की वजह से उनकी भुजाएं इतनी शक्तिशाली बनी, वह कुश्ती में आगे की तरफ बढ़ते गए। तो फिर अब प्रश्न आता है कि क्या गामा दंड और बैठक नहीं करते थे? गामा दंड और बैठक तो करते ही थे, लेकिन वह इस चीज़ को भी करते थे जो यहाँ पर बताई गई है कि वह पेड़ के साथ कुश्ती लड़ा करते थे। दंड बैठक अपनी जगह है और जो पेड़ के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं वह अपनी जगह है। यह गामा के मन की बात है कि वह अपने अभ्यास में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं। वह दंड बैठक भी करते हैं, भले ही 1000 करते हो, 2000 करते हो, 5000 करते हो, वह करते थे, लेकिन यह अभ्यास भी वह किया करते थे, जिस वजह से वह कुश्ती में और भी ज़्यादा बाहर निखर कर आ रहे थे, जिस वजह से उनको पंजाब का शेर कहा जाता था। तो यह जो कहानी बताई गई है एटम की और उनके गुरु की
और गामा की यह इसी बात की ओर संकेत करती है कि गामा ने उस पेड़ के माध्यम से ही आइसोमेट्रिक व्यायाम का अभ्यास करा था, जिस वजह से वह शक्तिशाली भी बने थे। और वह शक्तिशाली थे ही, उनकी इच्छा शक्ति तीव्र थी और वह दंड और बैठक भी किया करते थे। और दंड बैठक की वजह से वह काफ़ी फुर्तीले भी थे, क्योंकि जो दंड बैठक थी वह फुर्ती देने वाली होती थी। जिस चीज़ को हम जल्दी जल्दी करते हैं तो फिर वहाँ पर हमारे भीतर फुर्ती आ जाती है, स्टेमिना आ जाता है, हम जल्दी से जल्दी थकते नहीं हैं। इसीलिए गामा पहलवान जो थे वह वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दंड और बैठक का भी अभ्यास किया करते थे। पुस्तक में आगे बताया गया है, आइसोमेट्रिक संकुचन के इस परिणाम से ही द माइटी एटम ने विकास के लिए विधि को लागू करना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद ही जो माइटी एटम थे उन्होंने अपने व्यायाम में आइसोमेट्रिक व्यायाम को शामिल कर लिया था। उनकी भी तीव्र इच्छा हो गई थी कि वह आइसोमेट्रिक व्यायाम के द्वारा अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली बनकर ही रहेंगे। जो माइटी एटम थे वह कीलों पर तख्तों को गाड़ दिया करते थे। एक बार उन्होंने क्या करा था कि कील के तख्ते पर वह लेटे हुए थे और उनके ऊपर एक ब्रिज बना दिया गया था, जिस पर 17 व्यक्ति आराम से खड़े हुए थे और वह व्यक्ति 15 मिनट तक माइटी एटम के ऊपर खड़े हुए थे। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो कि माइटी एटम की सहन शक्ति कहाँ तक जा रही है, जहाँ वह 17 व्यक्तियों के वजन को सह रहे हैं और वह भी 15 मिनट तक। माइटी एटम इतने शक्तिशाली थे कि वह दांतों से ही कीलों को निकाल दिया करते थे। आगे माइटी एटम के बारे में बताया गया है कि 1976 की गर्मियों के दौरान जब एटम 93 वर्ष के थे, माइटी एटम अभी भी प्रदर्शन कर रहे थे। 93 वर्ष की आयु होने के बाद भी वह उस समय भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहे थे। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम के दौरान पत्रिका में लिखा गया था कि आइसोमेट्रिक आपको न केवल काफ़ी हद तक मजबूत बनाएगा, बल्कि यह आपको जीवन भर इसी तरह बनाए रखने में मदद करेगा। और यदि आप कुछ चीज़ें सही ढंग से करते हैं तो आप बहुत लंबे, स्वस्थ और जोरदार जीवन की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर पत्रिकाओं में छापी गई थी, जिसमें आइसोमेट्रिक व्यायाम का पूर्ण समर्थन किया गया था। आगे इस पुस्तक में बताया गया है कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये बहुत ही आसान है, इसको करने से क्या लाभ मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता है कि हम इससे शक्तिशाली बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो आइसोमेट्रिक व्यायाम है यह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हम बल लगाते हैं और इतना बल लगाते हैं कि पूछो ही मत। हम अपने बल लगाने की क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाते जाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम का जो अभ्यास करने वाला व्यक्ति होता है उसको ऐसा निर्देश दिया जाता है कि वह पहले 7 से 12 सेकंड तक ताकत को 2/3 लगाएगा, यानी कि जो उसकी फुल ताकत है उस फुल ताकत में से वह अपनी ताकत का 2/3 हिस्सा 7 से 12 सेकंड तक ताकत लगाए रखेगा। वह अपनी 2/3 ताकत का हिस्सा 7 से 12 सेकंड तक लगाएगा। आगे अभ्यास जब और बढ़ जाता है तो फिर ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी 95 से 100% की ताकत को 1 से 2 सेकंड तक लगाएगा। तो जो अलेक्जेंडर जास की जो व्यायाम प्रणाली थी उसमें ऐसा ही बताया गया था कि हमको ताकत लगाने की क्षमता को सेकंडों के हिसाब से लगाना होता है। जो अपनी 70% ताकत का यूज़ कर रहा है तो फिर वह 7 से 12 सेकंड तक ताकत को लगाए रखेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल के साथ पूरी 100% ताकत का यूज़ कर रहा है तो फिर वह उस ताकत को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक ही लगाएगा। इस तरह से वहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यायाम के निर्देश दिए गए थे। आगे आने वाली वीडियो में जो मैं आइसोमेट्रिक व्यायाम के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर मैं आइसोमेट्रिक व्यायाम की और राममूर्ति व्यायाम की तुलना करके दिखाऊंगा कि कौन सा व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है और हमको कौन सा व्यायाम करना चाहिए। आगे इस पुस्तक में ब्रूस ली के बारे में बताया गया है कि जो ब्रूस ली थे, ये जो इतने जो चैंपियन जो हमको सामने नज़र आता है, इसने भी कहीं ना कहीं आइसोमेट्रिक व्यायाम ही करा था। और यह इस बात की पक्की गारंटी है कि जो ब्रूस ली इतने स्ट्रॉन्ग थे, जो उनमें इतनी स्पीड थी,
यह आइसोमेट्रिक व्यायाम की वजह से ही संभव हो पाई थी। स्टीव जस्टा अपनी पुस्तक रॉक आयरन स्टील में बताते हैं, जो 1998 में प्रकाशित हुई थी, एक आइसोमेट्रिक अभ्यास था जिसका ब्रूस ली कभी कभार अभ्यास करते थे। स्टीव जस्टा जो हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक में ब्रूस ली के एक अभ्यास के बारे में बताया है, जो इस प्रकार है। 3 पाउंड की स्टील की गेंद को हाथों में पकड़कर आगे की तरफ करते थे और वह इस स्थिति में लगातार 8 घंटे तक बने रहते थे। तो सोचो, इस व्यायाम के बारे में सोचकर ही दिमाग खराब हो जाएगा कि जो ब्रूस ली नाम का ये जो लीजेंड व्यक्ति है, यह अपने आप को किस हद तक ले जाता है, अपनी जो शरीर की क्षमता है वह कितनी हद तक बढ़ा देना चाहता है। इसके लिए वह एक अभ्यास करते थे और इस अभ्यास को वह कभी कभार करते थे, जो उस पुस्तक में बताया है। तो अभ्यास कुछ ऐसा था कि वह ब्रूस ली खड़े हो जाते थे और अपने एक हाथ में 3 पाउंड की गेंद को पकड़ लिया करते थे और उसको पकड़ लेने के बाद उस पोजीशन में वह 8 घंटे तक खड़े रहते थे, बिना रुके, बिना डुले, बिना हिले। उस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे तक खड़े रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर इससे क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो 3 पाउंड की ये जो गेंद है, ये स्टार्टिंग में तो हमको बहुत हल्की लगती है, चाहे तो आप करके देख लेना। स्टार्टिंग में तो हमको ये बहुत हल्की लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो फिर इसका वजन ही हमको इतना अधिक लगने लगेगा कि हमारा हाथ अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऐसा ही अभ्यास ब्रूस ली किया करते थे। तो सोचो, वह इस पोजीशन में 8 घंटे तक रहते थे। 8 घंटे तक रहने का मतलब ये है कि जो 3 पाउंड की ये जो गेंद है, ये 8 घंटे तक आते आते इतनी भारी हो जाती होगी कि ब्रूस ली का ये जो पूरा शरीर है, ऊपर से नीचे तक ये जो पूरा शरीर है, ये पूरा तनाव में आ जाता होगा और पूरा शरीर ही दर्द करने लग जाता होगा। एक एक मांसपेशी, एक एक टेंडन्स में अभूतपूर्व बल भर जाता होगा इस व्यायाम को करने से। तो ये जो ब्रूस ली है, ये इसी व्यायाम को करते थे। आपको विश्वास ना हो तो आप करके देख लेना। आप अपने हाथ को ऐसे आगे रखना और उसमें कुछ भारी वस्तु रख लेना, ईंट हो या पत्थर हो या कोई भारी गेंद हो, और उसको कुछ समय तक करके रखना। जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट बीतेंगे तो फिर आपका हाथ अपने आप नीचे की तरफ आने लगेगा और हाथ में दर्द भी होने लगेगा। लेकिन ब्रूस ली जो थे, वो जो पूरी दुनिया जो जिसको मानती है, वह ब्रूस ली जो थे, वह ताकत को इतना हद तक सह लेते थे कि वह 8 घंटे तक इसी पोजीशन में बने रहते थे और पूरे शरीर में आइसोमेट्रिक व्यायाम के लाभों को जानने देते थे। अपनी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए वह अभ्यास करते थे। आगे लिखा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे चरम आइसोमेट्रिक अभ्यास के परिणाम क्या होंगे? इतने हल्के वजन के साथ भी समय के साथ पूरा शरीर काम में आ जाएगा। आप वस्तुतः अपने पैर की उंगलियों से लेकर अपने सिर के शीर्ष तक खिंच रहे होंगे और 8 घंटे के बाद इसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा। स्टीव जस्टा भारी वजन का संतुलन करने में मजबूत नहीं थे। फिर उन्होंने आइसोमेट्रिक और ब्रूस ली की याद आई कि जो ब्रूस ली थे वे आइसोमेट्रिक व्यायाम को कर लिया करते थे। तो फिर स्टीव जस्टा ने क्या करा कि वह 3 महीने तक बिना किसी वजन के प्रशिक्षण के एक अचल वस्तु को धक्का दिया करते थे और उसको खींचा भी करते थे। यानी कि स्टीव जस्टा पहले ऐसा व्यायाम करते थे जिसमें वह उपकरण का प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी जो संतुलन करने की क्षमता थी वह अच्छी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने आइसोमेट्रिक व्यायाम करा और आइसोमेट्रिक व्यायाम में वह स्थिर वस्तु पर निरंतर बल लगा रखते थे और उन्होंने यह 3 महीने तक करा था। और 3 महीने तक करने की वजह से उनका क्या हुआ, उनको लाभ ये मिला कि 3 महीने में ही घास बेलने की ताकत में 40% का सुधार हुआ था। यानी कि 3 महीने के भीतर ही उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं अब अपने संतुलन करने की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। और भारी वजन पर 2 साल में कोई सुधार नहीं हो पाया था। और वहीं दूसरी तरफ वह देखते हैं कि मैंने 2 साल तक भारी वजन वाले व्यायाम करे थे जिसमें मैं भारी वजन को उठाता था, लेकिन उनसे मुझे वह लाभ नहीं मिल पाया था जो लाभ मुझे 3 महीने तक स्थिर वस्तुओं पर बल लगाने की वजह से मिला था। तो यहाँ पर वह
कहते यही हैं कि आइसोमेट्रिक व्यायाम जो होता है, जिसमें हम स्थिर वस्तुओं पर बल लगाते हैं, वह सच में हमको शक्तिशाली बनाता है। जो व्यायाम हम 2 साल 3 साल तक करते रहते हैं, उससे जो हमको लाभ नहीं मिल पाता है, वही लाभ हमको सिर्फ 6 महीने तक आइसोमेट्रिक व्यायाम करने से मिल जाता है।